हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलो बच्चे, अभी तक मेरे को बताओ, हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस करे। टोटल 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो दो पार्टीज होनी चाहिए, अग्रीमेंट का होना जरूरी है, पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। इसके अलावा कल हमने दो करे थे, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए, और एक हमने किया था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको परफॉर्म करना, जिसको पूरा कर पाना प्रैक्टिकली क्या हो, इम्पॉसिबल। अब आओ बेटा, सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं, फ्री कंसेंट। ठीक है, क्या कहता है पहले मैं आपको जरा समझाऊंगा, देखते हैं। देखो, सिक्स्थ पॉइंट मेरे साथ साथ एग्जांपल लिखना है बेटा इसका। फ्री कंसेंट, पता है बेटा क्या फ्री कंसेंट, फ्री का मतलब होता, फ्री कंसेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। ठीक है, लॉ पता है क्या कहता है, लॉ कहता है दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है ना, वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होनी चाहिए। उनमें से किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव, प्रेशर, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं, अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चे वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से एंटर नहीं हो रही है, उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जोर जबरदस्ती करी जा रही है उसके साथ, तो याद रखना इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता है। मैं आपको ना ये एक प्रॉपर एग्जांपल से समझाता हूं क्या है। देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल। ए और बी, देखना जरा। पता है ये जो ए है ना, ये अपने एरिया का बहुत बड़ा भाई है, डॉन। ये जो ए है, ये अपने एरिया का बहुत बड़ा डॉन है। ठीक है, अब हुआ क्या, ए का दिल, ए का दिल बी के पास एक कार थी, बहुत एक ना एंटीक किस्म की कार है, बहुत एक एंटीक किस्म की कार है, इंडिया में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ए का दिल ना बी की इस एंटीक कार पे आ गया, तो ए ने ना बहुत बार बी से इस कार को खरीदने की बात करी। ए ने कहा, मुंह मांगा दाम दूंगा तेरे को, मुंह मांगा दाम, तू अपनी ये कार मुझे बेच दे। लेकिन बी क्या है, बी बार बार कार बेचने से बच्चे क्या कर देता है, मना कर देता है। अब फाइनली एक दिन ना उसके अंदर का डॉन जाग गया। ठीक है, वो गया बी के घर, वो गया बी के घर, और उसने ना एक एक हाथ से रखा चेक, 5 लाख रुपए का चेक रखा। ठीक है, और दूसरी तरफ उसने रखी बंदूक, दूसरी तरफ उसने बेटा क्या रखी, बंदूक। अब उसने बी को कहा, दोनों में से जो तुझे चुनना है चुन ले, या तो चेक ले ले और अपनी गाड़ी दे दे, या फिर बंदूक की गोली ले ले, जो तेरी इच्छा। बात समझ आई बेटा। अब बी बेचारा क्या करता,
उसने डरते डरते ये गाड़ी ए को बेच दी। बी सेल्स द कार टू ए। बी ने ये कार 5 लाख रुपए का चेक लेके किसको दे दी बेटा? ए को दे दी। मेरे ख्याल से बात समझ आई। लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तभी माना जाएगा जब दोनों पार्टीज अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हो। अगर किसी पार्टी को प्रेशराइज करा गया है, अगर किसी पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती करी गई है, अगर किसी पार्टी को थ्रेटन किया गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है, और इस वजह से वो पार्टी किस में एंटर हुई है? कॉन्ट्रैक्ट में, तो याद रखना उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना नहीं जाएगा। तो इस गिवन केस में मुझे बताओ, इस गिवन केस में क्या बी, क्या बी अपनी इच्छा से बचे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था या नहीं? वो अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ था, उसे थ्रेटन किया गया था, उसे प्रेशराइज किया गया था, उसके साथ जोर जबरदस्ती करी गई थी। तो याद रखना बीज कंसेंट, आप कहोगे बीज कंसेंट इज नॉट फ्री। बी का कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब वो अपनी इच्छा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है, वो अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस पे ना मैं अभी खैर बाद में भी आऊंगा आप पे। तो याद रखना लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज एंटर हो रही हैं वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव, प्रेशर, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी प्रेशर में आके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना नहीं जाता। तो इन द गिवन केस बी को थ्रेटन करके, जान से मारने की धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया, मतलब बी का कंसेंट फ्री नहीं है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चे वैलिड माना नहीं जाएगा। चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसे। कर लिया बेटा सबने? अभी ना मेरी एक दो बेटा छोटी छोटी बातें सुननी है। सुनो, देखो बेटा, पता है ये पॉइंट ना मैं अभी आपको इतना ही पढ़ा रहा हूं, ये ना अभी नहीं कराऊंगा मैं आपको। मैंने यहां पर इनफैक्ट लिखा हुआ भी है टू बी डिस्कस्ड लेटर इन द क्लास। ये सब पॉइंट्स ना अभी कुछ नहीं पढ़ने हैं, ये आपको बस जितना एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया है वो पढ़ना है। ये मैं आपको ना चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, उसमें इन पॉइंट्स को बहुत डिटेल में हम समझेंगे। फ्री कंसेंट वाले पार्ट को भी दोबारा से हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल मैंने आपको ना सिंपल वर्ड्स में उसका एक आइडिया दे दिया। तो क्या कहता है फ्री कंसेंट का पॉइंट? लॉ कहता है दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं वो अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी, उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर, दबाव, जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो याद रखना उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता। ठीक है, अभी ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, अभी ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब मैं आपको बेटा चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये सब चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए जितना फ्री कंसेंट हमें समझना था उतना हमने समझ लिया बेटा। अब आओ 7th पॉइंट, ये भी वैसे तो हम आगे डिटेल में करेंगे, ये भी मैं आगे करूंगा, अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसका भी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा।
लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर दूंगा उसका। टू बी डिस्कस्ड लेटर, ये भी मैं चैप्टर 3 कराऊंगा, उसमें पढ़ेंगे टू बी डिस्कस्ड लेटर। फिलहाल थोड़ा सा जरूर एक्सप्लेन करूंगा आपको। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। चलो बेटा आओ एग्जांपल लिखते हैं एक। देखो ये आपका 7th पॉइंट है ना, 7th पॉइंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। पता है आपका जो लॉ है वो क्या कहता है? सुनो, आपका लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है जो दो पार्टीज ना, दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर एंटर हो रही हैं, दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मैं दोबारा बोलता हूं, दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं बच्चे, दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? दे शुड बी कैपेबल of entering into a contract। competent to contract का क्या मतलब है बेटा? कैपेबल। competent मतलब कैपेबल। तो दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं, दे शुड बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब पता है क्या लॉ ने कहा है कि तीन तीन करेक्टरिस्टिक है। कितनी करेक्टरिस्टिक? तीन। अगर कोई पर्सन उन तीनों करेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है, तीन क्राइटेरिया हैं, तीन क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया हैं? तीन। अगर कोई पर्सन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, तब उस पर्सन को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मतलब तब यह माना जाएगा कि ही इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने क्या कहा बेटा? मैंने कहा दो पार्टीज हैं, देखो दो पार्टीज हैं। सुनो, लॉ कहता है, लॉ कहता है अगर ये दोनों पार्टीज, अगर ये दोनों पार्टीज तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर ले। कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तीन। तो दोनों पार्टीज, अगर मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों पार्टीज अगर तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर लेती हैं, तब उन पार्टीज को माना जाएगा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तब यह माना जाएगा कि दे आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन से हैं ये तीनों क्राइटेरिया? पहली बात, मस्ट नॉट बी अ माइनर। सबसे पहली शर्त तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की क्या है? दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं वो माइनर नहीं होनी चाहिए। मतलब उनकी एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो पहली शर्त तो मेरे को बताओ क्या है? ए की एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए, और बी की भी एज 18 या उससे ऊपर बेटा होनी चाहिए। तो पहली शर्त तो यह है कि दोनों पार्टीज की एज कितनी होनी चाहिए? 18 या उससे ज्यादा। तो यहां पर लिखते हैं ए, ए की भी एज 18 या उससे ज्यादा है, बी की भी एज 18 या उससे ज्यादा है। तो बेटा ये तो हो गई आपकी पहली शर्त, ठीक है? पक्का? तो पहली शर्त क्या है? दोनों की एज
18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। फिलहाल मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा ये सब चीजें आपको, क्योंकि हम चैप्टर 3 में डिटेल में ये सब बातें करेंगे। मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है? दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं उनका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अपने होशो हवास में करनी चाहिए। मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, बात समझना। मैंने कहा दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं, दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। मतलब उनका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर पूरे होशो हवास में हो। पक्का? तो लॉ सिंपल बात कह रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर पूरे होशो हवास में होना है, आपका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए, तभी आपको कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो बताओ सेकंड शर्त क्या है? ए कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड का। और बी भी कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड का। तो ये हो गई बेटा सेकंड शर्त। हो गई दो शर्तें। तो बता दो दोबारा, दोनों शर्तें क्या क्या हैं? पहली बात, दोनों की एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए। सेकंड शर्त, दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए, दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। मतलब लॉ कहता है आपका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते समय आप पूरे होशो हवास में होने चाहिए। बात समझ आई? अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ। कॉपी करो पहले। मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। पता है, आप सुनो, ध्यान से सुनना। पता है अपना लॉ ने क्या कहा है? लॉ ने कहा है कि अगर आप 18 साल से या उससे ऊपर हो, ठीक है, और आप साउंड माइंड के भी हो, मतलब मैं 18 से ऊपर का हूं और साउंड माइंड का भी हूं, तो लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन, ध्यान से सुना, कोई भी पर्सन अगर 18 या उससे ऊपर का है और साउंड माइंड का है, क्या इसका मतलब यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट है? ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। एक बात याद रखना, सुनो, एक बात याद रखना, अगर आप 18 साल से ऊपर के हो और साउंड माइंड के हो, दैट डज नॉट मेक यू कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक शर्त और है, और वो क्या है? लॉ ने कहा है कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर तभी हो पाओगे अगर हमने आपको, मतलब लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई ना करा हो। अब मेरी एक बात सुनो ना, बात समझो। मैं 18 से ऊपर का हूं, साउंड माइंड का भी हूं, लेकिन लॉ ने बोल दिया कि तू डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो ऑल्दो मैं 18 साल का हूं, साउंड माइंड का हूं, जब लॉ ने ही बोल दिया तू डिस्क्वालीफाइड है, तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता,
तो बात खत्म हो गई, मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो मेरी बात सुनो, तीसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी शर्त कहती है ऑल्दो आप 18 साल के हो, ऑल्दो आप साउंड माइंड के हो, लेकिन अगर लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया ना फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकते, बात खत्म। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनना। कॉन्विक्ट्स, वो मुजरिम जो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, मेरी एक बात बताना, वो 18 साल से ऊपर के हैं या नहीं? हैं, साउंड माइंड के भी हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में बेटे एंटर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लॉ ने उनको स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकोगे। तो जब तक तुम अपनी सजा नहीं काट लेते, तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल नहीं हो, यू आर डिस्क्वालीफाइड। तो ऑल्दो 18 साल से ऊपर का है, ऑल्दो साउंड माइंड का है, लेकिन लॉ ने उसको बेटा क्या कर दिया है? डिस्क्वालीफाई। लॉ ने कहा है कॉन्विक्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इंप्रिजनमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको लॉ ने कर रखा है डिस्क्वालीफाई। ऐसे ही बेटा, ये मैं आगे सब बहुत डिटेल में बताऊंगा। इंसॉल्वेंट, वो पर्सन जिसका दिवालिया निकल चुका है, जिसको कोर्ट दिवालिया घोषित कर चुका है, याद रखना वो पर्सन भी बचे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। मुझे बताओ, 18 साल से ऊपर का है, साउंड माइंड का है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता? क्योंकि लॉ ने बोल दिया है तू इंसॉल्वेंट है, दिवालिया निकल चुका है तेरा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का कोई मतलब नहीं है, तू इनएलिजिबल है, तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, हम तुझे क्या कर देते हैं? डिस्क्वालीफाई। तो याद रखना, ऑल्दो वो 18 साल से ऊपर का है, ऑल्दो वो साउंड माइंड का है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। क्यों? लॉ ने उसको क्या कर दिया है बच्चे? डिस्क्वालीफाई। तो पता है तीसरी शर्त तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, पहली शर्त क्या थी? उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, दूसरी साउंड माइंड की होनी चाहिए, लेकिन तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई ना करा हो तभी तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे। अगर लॉ ने ही बोल दिया तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, बात खत्म, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। पक्का? तो तीसरी शर्त क्या है? नॉट डिस्क्वालीफाइड। तो याद रखना, ए और बी दोनों डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। पता है फिलहाल जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने आपको समझा दिया, बाकी हम इस पॉइंट पे ना चैप्टर 3 में भी आएंगे, काफी डिटेल में हम डिस्कशन इन चीजों पे करेंगे। पक्का क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर ले, कितने? 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लेता है, तो उसे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि ही इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कितने क्राइटेरिया है? 3। पहला क्या? माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, दिमागी संतुलन सही होना चाहिए, होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए। तीसरा, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉ ने कह दिया तू डिस्क्वालीफाइड है, तो ऑल्दो मैं 18 से ऊपर का हूं, ऑल्दो मैं साउंड माइंड का हूं, फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो ये बेटा आपका हो गया सेकंड पॉइंट, इतना कॉपी करो। 7th पॉइंट हो गया हमारा। अभी ना ये तो 6th 7th पॉइंट है, इनफैक्ट जो अभी 8th भी कराऊंगा, ये सब चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 इसी के ऊपर है, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये सब डिटेल में कवर होंगे।
कॉपी कर लो। अभी तो सिर्फ आपको एक ब्रीफ अप दे रहा हूं इन चीजों का। हो गया बेटा सबका? चलो आ जाओ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कितने पॉइंट्स हो गए मेरे? 7 पॉइंट्स हो गए। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट आता है डिस्कशन। देखो बेटा, अब 8th पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। आ जाओ समझेंगे जरा इसे। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मेरे साथ साथ बेटा लिखना है। ये पॉइंट आज ना थोड़ा सा आपसे आज डिस्कस करूंगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। पता है क्या, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। पता है इस वाले अगर मैं टॉपिक को देखूं ना, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, इसमें ना इस टॉपिक को हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। पहले हम मतलब देखेंगे वर्ड कंसिडरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन। फिर हम मीनिंग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑब्जेक्ट, और फिर आएंगे लॉफुल वाली बात पे। ठीक है ना? तो मुझे बताओ पहले हमने क्या देखना है। पहले हम मीनिंग देखेंगे, पहले हम मीनिंग देखेंगे कंसिडरेशन का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है? और उसने क्या कहा था? उसने कहा था ये दोनों आपके बेटा क्या होने चाहिए? लॉफुल। ठीक है? तो तीन चीजें हैं जो हमें देखनी है। कंसिडरेशन का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब, और फिर लॉफुल का मतलब। ठीक है? चलो आ जाओ बेटा, पहले हम मतलब समझेंगे कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, कंसिडरेशन के ऊपर ना बेटा पूरा चैप्टर ही है हमारे पास। हमारा चैप्टर 2 कंसिडरेशन के ऊपर ही है। तो बहुत डिटेल में हम इसे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आइडिया अभी दूंगा इसका। देखना जरा। पता है बेटा कंसिडरेशन के साथ ना एक लैटिन वर्ड रिलेटेड है, क्विड प्रोक्यो। कंसिडरेशन के साथ एक लैटिन वर्ड रिलेटेड है, क्विड प्रोक्यो। बेटा लैटिन वर्ड्स ना कल भी मैंने आपको कराया था ना, कंसेंसस एड ईडम। लैटिन वर्ड्स सारे बाय हार्ट याद रखने हैं। अच्छा, क्विड प्रोक्यो का मतलब क्या है? इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रोक्यो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। सुनो मेरी बात, बात ध्यान से सुनिए मेरी। पता बेटा कंसिडरेशन का मतलब क्या है? क्विड प्रोक्यो। क्विड प्रोक्यो मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, अगर मैं समथिंग इन रिटर्न को ना थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब पता है क्या है? बदले में, इन एक्सचेंज। बदले में, इन एक्सचेंज। सुनो, पता है लॉ क्या कहता है? देखो मैं चलो थोड़ा सा आपको ना एग्जांपल देके पहले समझाता हूं। यहां पर देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? क्या होता है ये कंसिडरेशन? ये देखो, ए और बी। बेटा दो पार्टीज हैं, ए और बी। ठीक है? अब देखना जरा, सपोज ए के पास
एक कार है जिसकी वो सेल करना चाहता है, ठीक है। वो बी के पास गया और उसने कहा, विल यू परचेज माई कार फॉर 5 लाख। क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 5 लाख की? अब बी दो काम कर सकता है, या तो बी ए के ऑफर को बेटे क्या कर ले, एक्सेप्ट, या बी ए के ऑफर को क्या कर दे, रिजेक्ट। तो हम मान के चलते हैं बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यस, आई विल परचेज योर कार फॉर 5 लाख। बात समझ आई सबको? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे ना अब एक बात का जवाब दो, मुझे एक बात का जवाब दो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ए ने बी को, ये देखो, ए ने बी को क्या दिया? ए ने बी को, ए ने बी को क्या दिया? कार दी। इन रिटर्न, बदले में, इन रिटर्न बदले में ए को क्या मिला? 5 लाख। तो दैट 5 लाख इज कंसिडरेशन फॉर मिस्टर ए। तो मुझे एक बात बताओ, ए ने क्या दिया अपना? कार दी। इन रिटर्न, बदले में ए को क्या मिला? 5 लाख रुपीस। तो वो 5 लाख ए का बताओ क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। तो यहां पर लिखो कंसिडरेशन। ए के लिए मुझे बताओ, ए के लिए कंसिडरेशन कितना हो गया? 5 लाख। अच्छा, सेम अब बी के लिए करते हैं। मुझे बताओ, बी ने ए को क्या दिया? बी ने ए को क्या दिया? 5 लाख रुपए। बी ने ए को क्या दिया? 5 लाख। इन रिटर्न, बदले में बी को बताओ बेटा क्या मिला? बी को मिली कार। तो वो कार बी का बताओ क्या कहलाता है? कंसिडरेशन। तो बी का कंसिडरेशन क्या हो गई बेटा? कार। पहले मुझे बताओ ये बात समझ आई? ठीक है, तो याद रखना, इन रिटर्न जो चीज मिलती है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, इन रिटर्न मुझे क्या मिल रही है? फीस। दैट फीस इज माय कंसिडरेशन। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, आप मुझे क्या दे रहे हो? फीस। इन रिटर्न आपको क्या मिल रही है? कोचिंग। दैट कोचिंग इज योर कंसिडरेशन। तो मुझे एक बार बताओ, इस केस में ए ने क्या दी अपनी? कार। इन रिटर्न ए को क्या मिला? 5 लाख रुपीस। दैट 5 लाख इज कंसिडरेशन फॉर मिस्टर ए। बी ने क्या दिया ए को? 5 लाख। इन रिटर्न बी को क्या मिली? कार। वो कार बी का बताओ क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। सब बताओ, बात समझ आई? ये तो हो गया मीनिंग, बताओ किसका? कंसिडरेशन का। कॉपी करो पहले। कॉपी कर लो। फिर एक ना छोटा सा एक डिस्कशन में आज आपसे और कर लूं, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। छोटा सा डिस्कशन। कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से कंसिडरेशन वर्ड का मतलब क्लियर हुआ सबको? इन रिटर्न, बदले में जो मिलता है, दैट इज कंसिडरेशन। तो आप शॉपकीपर के पास आप राइस परचेज करने गए 1 kg, उसने बोला प्राइस 250, तो मैंने जेब से 250 रुपीज निकाले और उससे राइस ले ली। तो बताओ मैंने क्या दिया उसको? 250 रुपीज दिए। इन रिटर्न मुझे क्या मिला? राइस। दैट राइस इज माय कंसिडरेशन। अच्छा, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने आपको क्या दी? राइस। इन रिटर्न शॉपकीपर को क्या मिला? 250। दैट 250 इज हिज कंसिडरेशन। पक्का क्लियर हुआ? अच्छा,
ये तो हो गया मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन। अब मैं मीनिंग करा रहा हूं आपको ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट। मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्ट, पता है ऑब्जेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑब्जेक्टिव। मीनिंग, मीनिंग ऑब्जेक्टिव को क्या कह सकते हो? मोटिव, पर्पस, इंटेंशन, कुछ भी कह लो। मोटिव कह लो, पर्पस कह लो, इंटेंशन कह लो, जो मर्जी कह लो। तो ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? मोटिव कह लो, पर्पस कह लो, इंटेंशन कह लो। पता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब है किस पर्पस के साथ, ध्यान से सुनना, किस पर्पस के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का मोटिव क्या था आपका? आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किस उद्देश्य के साथ हुए? दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किस मोटिव के साथ, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किस इंटेंशन के साथ, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किस पर्पस की वजह से आप हुए हो, किस उद्देश्य की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो। जैसे अगर मैं ऊपर वाले केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का एंटर होने का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या था, तो क्या कहोगे आप? सेल एंड परचेज ऑफ कार। तो मोटिव, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पीछे मोटिव बताओ दोनों पार्टीज का क्या था? सेल एंड परचेज ऑफ कार। तो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किस उद्देश्य के साथ हुई? कार को सेल परचेज करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुई थी? एंटर। पक्का बताओ, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मोटिव, पर्पस। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किस मोटिव के साथ हुए, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किस पर्पस के साथ हुए, इंटेंशन क्या थी आपकी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पीछे। पक्का? बाकी अभी ना इस पॉइंट का एक टॉपिक बचा हुआ है लॉफुल, वो मैं आज नहीं करा रहा हूं आपको, वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी इतना कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हो गया सबका? चलो बच्चे, थैंक यू। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।